नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास पारासर हाजिर हूं अगले सीजन 2 में। और सीजन 2 में हम अलग-अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं आपके हीरोज से जिन्होंने एमपीपीएससी में जो है अपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा उन तमाम मुद्दों पर, क्योंकि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो हम इस फेज से बाहर आए। हम किसी ना किसी एग्जाम में अपीयर होकर जल्द से जल्द अपनी नौकरी जो है लाइफ सिक्योरिटी को लेकर बहुत कंसर्न होते हैं। हम बैंकिंग के एग्जाम्स भी देते हैं या हम व्यापम के एग्जाम्स भी देते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पीएससी की तैयारी जो है, हम स्टेट के जो एग्जाम्स है वो भी दें, और वो तैयारी का जो पीरियड है वो चलता रहता है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज रवि शर्मा जी से, जो वर्तमान में डीएसपी हैं, और जानेंगे उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे दिलचस्प कहानी वो मोड़ लेती रही कि आप सोचिए वो स्थिति क्या होगी जब एक ही दिन आपके 2 एग्जाम हो और आपके लिए वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसी सिचुएशन भी जो है इनके साथ रही है। तो मैं बहुत सारी बातें आज इनसे करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ रवि शर्मा जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विकास जी। सबसे पहली कहानी ये है, क्योंकि फाइनेंशियली उतने जो है कोई दिक्कत आपको नहीं थी, फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है। पर जब हम बात करते हैं एग्जाम्स की, तो कोई भी एग्जाम जो है आपने नहीं छोड़ा। आपने बैंकिंग भी दिया है, आपने जो है व्यापम के अदर एग्जाम्स भी फेस किए, और फिर पीएससी की तरफ ये जो आपका रास्ता इख्तियार किया। तो क्या वो जर्नी थी, और कहाँ कहाँ आपको लगा कि नहीं, अब ये मेरे लाइफ का जो है स्टॉपिंग पॉइंट है, यहाँ रुक जाता हूँ या फिर आगे बढ़ता हूँ? जर्नी बड़ी यादगार रही। जी। और स्पेशली जब अब बैठ के उसके बारे में सोचता हूँ, लगभग 4 साल लाइफ में सेट हुए हो गए हैं। तो जब अब पलट के देखता हूँ तो वो सब शायद एक सपने जैसा लगता है। मतलब कई बार ऐसा लगता है क्या ऐसा वाकई हुआ था, क्या वाकई इतनी सारी चीज़ों के लिए मैं परेशान हुआ करता था उस वक्त। जी। कि चूंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही थी, और ग्रेजुएशन मैंने किया बीएससी कंप्यूटर साइंस से। और ग्रेजुएशन के दौरान ही मुझे समझ में आ गया था कि कंपटीशन एग्जाम के थ्रू ही मैं कोई पोस्ट यदि पाऊंगा तो वो मेरे लिए, और बड़ी बात जितना जल्दी पा लूंगा वो मेरे लिए बेहतर होगा। जी। मैं क्योंकि घर का बड़ा बेटा हूं तो एक सपोर्ट फैमिली को मेरे को देना था, और उस सपोर्ट के लिए ज़रूरी था कि मैं कोई सी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और जॉब पा लूँ। जी। तो ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने सबसे पहले संविदा वर्ग 3 की एग्ज़ाम हुई थी उस दौरान, 2000 आई थिंक 12 की बात है ये। जी। तो वो मैंने अपीयर में उसमें हुआ था और मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, और बहुत अच्छी रैंक मेरी उसमें लगी थी। मैं रिटन उसका क्वालिफाई हुआ था। जी। बट प्रॉब्लम ये थी कि उसमें बीएड कंपलसरी था। जी। अब चूँकि अब हमारा बीएससी का सेकंड ईयर ही चल रहा था, तो वो तो सवाल ही नहीं उठता बीएड करने का। तो वहाँ फिर हम उसमें काउंसलिंग में भी अपेयर नहीं हो पाए थे। ओके। फिर बैंक क्लर्क मैंने एग्ज़ाम दिया। आईबीपीएस ने उस वक़्त बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम लिया था। वो जी। मैं क्वालिफ़ाई हुआ, तो देना बैंक में मेरा हुआ था उसमें, तो वो मेरे लिए जाके काम करना उसमें ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहा था मुझे, तो वो फिर मैंने उसको स्किप किया। ओके। एक जो एग्ज़ाम्पल जो भी आप दे रहे थे कि कांस्टेबल का मैंने एग्ज़ाम दिया था, कांस्टेबल में सिलेक्ट हुआ, रिटन में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। अब दिक्कत ये आ गई थी उसमें कि मेरा जिस दिन फिज़िकल होना था, ओके। उसी दिन मेरा फाइनल ईयर का पेपर था कंप्यूटर साइंस का, जी। सेम डे। और फिजिकल होना था ग्वालियर में, और पेपर देना था उज्जैन में। और मजे की बात ये थी कि दोनों की टाइमिंग थी सुबह 7 बजे। ओह! तो रेयर कोइंसिडेंस। मैंने काफी विचार विमर्श और काफी सोच परख के फिर ये डिसीजन लिया कि अगर मैं वहाँ क्वालिफाई हो जाऊंगा तो एक जॉब लग जाएगी, फाइनल ईयर का पेपर बाद में दे लेंगे। हुँ। ये सोच के मैं वहाँ कांस्टेबल के लिए गया, और कुछ कारणों से 2 4 5 सेकंड से मेरा फिजिकल में नहीं हो पाया। जी। और उस वजह से यहाँ, क्योंकि ये लास्ट सेमेस्टर था, लास्ट सेमेस्टर में जो यदि आप एब्सेंट थे और बैक हुआ तो वो फिर पूरा 1 साल बैक गए। तो यानी वो 3 साल की डिग्री 4 साल में कंप्लीट कर पाया था। ग्रेट। डेफिनिटली तो आपको यहाँ तक पहुँचना था, डीएसपी बनना था। दैट्स व्हाई द फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। ना, आप साहसी थे, स्टेप लेते गए और भाग्य ने आपका साथ भी दिया। और सर, जैसे अभी एग्जाम को लेके मैं एक क्वेश्चन यहाँ रखता हूँ। दो, जैसे अभी डेट चेंज हुई है, पोस्टपोनमेंट हुआ है। अभी 20 जून से एग्जाम जो है प्रीलिम्स का, वो 25 जुलाई कर दिया है। और मे बी अगर कोविड सिचुएशन कंट्रोल में रहती है तो वो सेम डे हो ही जाएगा। उम्मीद यही है सभी को।
और फिर भी अगर पैंडेमिक है, कुछ कह नहीं सकते, अगर केसेस बढ़ते हैं, कोई चेंजेस होते हैं, तो वो हमें सबको एक्सेप्ट करना होगा। क्या ऐसी सिचुएशन आपको भी बनी थी? जब मैं देख रहा हूँ 2013 में ऐसी सिचुएशन बनी थी, वो क्या सिचुएशन थी और आप किस तरीके से आप जो है उस सिचुएशन को डील कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, जो सिचुएशन आज की तारीख में जो अभी तैयारी कर रहे लोग हैं वो फेस कर रहे हैं, सेम यही प्रॉब्लम हम लोगों के साथ आई थी। अभी तो खैर सभी को पता है कि एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है पूरा विश्व, और इस दौरान हम समझ सकते हैं कि एक ऐसी परिस्थिति चल रही है जो पहले कभी नहीं हुई थी। मतलब पहले इस तरह की परिस्थितियां कभी नहीं आई थी, पर हमारे टाइम पे भी यही हुआ था कि जब हम तैयारी पीएससी की शुरू किए थे, तो 2013 वाला जो एग्ज़ाम था, तो वैकेंसी पहली बात तो उसकी काफ़ी लेट आई थी। मतलब 31 दिसंबर 2013 को उसकी वैकेंसी अनाउंस हुई थी। तो लगभग 7-8 महीने हमको तैयारी करते हुए हो गए थे, बिना इस उम्मीद के कि कब वैकेंसी आएगी। और फिर पहली डेट उसकी 9 मार्च डिसाइड हुई थी। हम 9 मार्च के लिए जी जान से जुटे हुए थे, क्योंकि वो पहला हमारा अटेम्प्ट था, तो हम देना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि बहुत अच्छे से उसको क्वालिफाई करेंगे। और कुछ दिनों पहले ये अनाउंस हुआ कि उसकी डेट आगे बढ़ गई है किसी कारणों से, और वो 13 अप्रैल हो गई थी। तो चूंकि 1 महीना बढ़ी थी, पर फिर भी कहीं न कहीं जब आप किसी एक फिक्स टारगेट को, एक डेट को लेके, डेडलाइन को लेके चलते हैं, तो आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि इस चीज़ के लिए मैं इस वक़्त तैयार था। और फिर कहीं न कहीं एक डर रहता है कि अब मैं कैज़ुअल ना हो जाऊँ वापस। तो ये एक मेन दिक्कत थी। फिर 13 अप्रैल से डेट बढ़ी और वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होके चली गई 27 जुलाई को। तो अब की बार जब डेट बढ़ी तो वो काफ़ी लंबा टाइम था। और कई जो हम बैचमेट तैयारी किया करते थे उसको, तो उनमें से कई मेरे साथी आज सिलेक्ट होके अच्छी-अच्छी पोस्ट पर हैं। कई मेरे साथ हैं, कई मुझसे पहले सिलेक्ट हुए, कई बाद में हुए। तो हम सबके मन में एक ये धारणा थी कि अब इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए? इस टाइम पे अपना मोमेंटम कैसे बरकरार रखा जाए? तो ये वर्तमान में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे। उनको ये लग रहा होगा कि मेरी तैयारी उस दिन के हिसाब से बहुत अच्छी थी, लॉकडाउन लग गया, मैं वापस से घर आ गया, घर वालों के साथ रहने लगा, पढ़ाई उतनी हो नहीं पाई। कई सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन आता रहता है इस चीज़ को लेके कि घर पे भैया इतने अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पा रही है, कैसे मैनेज करें? तो हम लोगों ने यही किया था उस वक़्त कि हमने उसको एक अपॉर्च्युनिटी लिया था कि क्यों ना इस टाइम पे और अच्छे से पढ़ाई कर ली जाए। जो फैक्ट छूटे हुए हैं, उनको कवर कर लिए जाए, कुछ और डिटेल स्टडी कर ली जाए, थोड़ा और अच्छे से चीज़ों को कर लिया जाए, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा लगा लिए जाएँ। तो ये सारी चीज़ों को हमने किया था और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पर्सनली मुझे तो मिला था और मेरे कई साथियों को भी मिला था कि उसके बाद हमने लगभग 4 या 5 प्री दी। कभी प्री के लिए टेंशन नहीं लेना पड़ा। मतलब इतने अच्छे से चीज़ें कवर हो गई थी कि मुझे आज भी याद है 2016 वाली प्री के लिए 2015 की मेंस के बाद हमको मुश्किल से 20 या 25 दिन मिले थे और उसमें हमने बहुत इजीली करके 16 वाली प्री क्वालिफाई की थी। तो ये इन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं कि यदि डेट बढ़ी थी, आपकी तैयारी उस वक़्त बहुत अच्छी हो गई थी, तो आपके पास ये बहुत अच्छा अवसर है कि आप उसको और डिटेल स्टडी कर लें, ताकि ये चीज़ अभी तो आपको काम आएगी, और साथ ही साथ मेंस में जो आपके 20 वर्ड्स कवर होंगे, वो कहीं न कहीं इन ऑब्जेक्टिव से ही कवर होते हैं। तो अपनी हिम्मत बना के इसको काम करते चलेंगे तो बहुत अच्छा हो पाएगा इसमें। एक मीडियम को लेके हमेशा कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं। जैसे अभी यूपीएससी में आपने देखा बड़े-बड़े स्कॉलर्स उनने भी अपने पक्ष रखे थे। 2014 में एक विवाद बहुत लंबा चौड़ा जन्म ले लिया था सीसेट को लेकर। उसमें कुछ क्वेश्चन जो है सीसेट में वो इंग्लिश में ही थे और उसको लेकर एक बहुत बड़ा कैंपेनिंग चला था जिसमें सारे स्कॉलर्स ने साथ दिया था कि नहीं ये किस तरीके का एक भेदभाव है। तो अभी जैसे हिंदी और इंग्लिश को लेके कहीं न कहीं 2 विचारधारा बनी हुई है मीडियम को लेके। इंग्लिश वाले इंग्लिश वाले बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या हिंदी वाले ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या इनको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, इनको कम मिलते हैं। तो ये कितना हद तक आप इसे ठीक समझते हैं और ये किस प्रकार की चीज है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि एमपीपीएससी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है मीडियम, क्योंकि मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है और अधिकतर स्टूडेंट्स यहाँ, मतलब अब के कुछ छोड़ दिए जाएँ तो पहले जब हम लोग सिलेक्ट हुए थे या हमारे बाद भी 1-2 बीच में देखा हमने, तो लगातार जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, मेरिट में कई सारे बच्चे थे जो हिंदी मीडियम से थे। मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ और साथ ही मेरे कई ऐसे साथी भी हैं जो हिंदी मीडियम से है। तो मुझे नहीं लगता एमपीपीएससी में बहुत ज़्यादा मायने ये चीज़ रखती है। सर जैसे हिंदी का पेपर जब आप देखते हैं तो कुछ वर्ड्स आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने हैं और कुछ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने हैं।
तो अब हिंदी वाले जो हैं कहीं ना कहीं वो तो सुनने में आ ही जाता है, उनके हिंदी मीडियम वालों को एक यहाँ पर फायदा होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, कि कुछ शब्द हैं जो उन्हें इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत टच में रहते हैं, लेकिन जो प्योर इंग्लिश मीडियम से आते हैं तो वो जो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करते होंगे तो क्या सिचुएशन रहती होगी वो। और जब आप दे रहे थे तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन इजी लगा आपको या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन इजी लगा? देखिए, बेसिक बात ये है कि थोड़ा बहुत तो इंग्लिश और हिंदी सब लोग जानते ही हैं, मतलब इतना थ्रू आउट चीजें नहीं हो पाती है कि कोई व्यक्ति इतना इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो इतना ज्यादा वो हो कि हिंदी के बारे में उसको कुछ समझ में आता ही ना हो। हाँ, कुछ शब्दावलियां रहती है जो पारिभाषिक शब्दावलियां आती है, मेंस में पूछी जाती है हिंदी के पेपर में। जी कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो वाकई में कार्यालयीन प्रक्रियाओं में ही काम आते हैं, जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रहती है। ठीक है, तो कई सारी चीजें तो ऐसी रहती है जो आप जॉब में सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको कई सारे शब्द के अर्थ समझ में आते हैं, जब आप कार्यालय में काम करते हैं या चीजों को काम करते हैं। तो कुछ फिक्स शब्दावलियां हैं जो अक्सर पूछी जाती रही है, तो उनपे यदि फोकस किया जाए तो वो इजीली कवर हो जाती है, कोई बहुत विशेष दिक्कत उसमें नहीं जाती है। अभी जैसे और बात करूं कि जैसे अभी एक महीने का समय, लगभग 40 से 45 दिन स्टूडेंट्स के पास हैं, अब नए जो चेंज हुआ है पोस्टपोनमेंट के बाद एमपीपीएससी के। तो अगर जैसे आप तैयारी शुरू करते हैं, मान के चलिए, तो एक महीने का ये जो टाइम है, ये जो 45 दिन का टाइम ऑलमोस्ट, इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम कि हमारा प्रीलिम्स जो है वो आसानी से क्लियर हो जाए? क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? निश्चित रूप से, चूंकि ये डेट भले ही आगे बढ़ी है, पर जब लोगों ने फॉर्म भरा था उस वक्त जो उनके पास डेट थी वो आज से लगभग 2 महीने पहले की डेट थी। जी तो लोग तैयारी उस वक्त से करना शुरू कर दिए थे, और वो डेट भी लगभग 10 या 12 दिन पहले मेरे ख्याल से पोस्टपोन हुई थी, पहली बार जब हुई थी तब। जी जी तो उस वक्त तक लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की होगी, जो सिंसियर स्टूडेंट है, जो वाकई में क्वालिफाई करना चाहते हैं एग्जाम को, जो पूरे दिलचस्पी से लगे रहते हैं इस चीज के लिए कि मुझे सिलेक्ट होना है। तो उन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी उस वक्त भी की होगी, और वो संभवतः लॉकडाउन में भी मैं विश्वास करता हूँ इस चीज का कि उन्होंने उस समय का सदुपयोग किया होगा। हालांकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग के लिए बाहर रहते हैं, अपने हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, वो इस लॉकडाउन में अपने घर वापस गए होंगे, फैमिली के जी साथ उन्होंने टाइम भी स्पेंड किया होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन उनकी पढ़ाई में आया होगा। जी पर अब ये 45 दिन वो है जिनमें उनको पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ वापस से लग जाना चाहिए कि अब ये 45 दिन डिसाइड करेंगे कि उनका आगे आने वाला जीवन कैसा रहेगा। तो उनको बहुत बेहतर तरीके से प्रयास करके उनको वापस से ध्यान देना चाहिए अब रिवीजन पर। मेरे ख्याल से अब उनको किसी भी नई चीज में ध्यान नहीं देना चाहिए, कोई नई किताब को उनको वापस से नहीं पढ़ना चाहिए। उनके जो बनाए हुए नोट से या जिन चीजों से उन्होंने पढ़ाई की है, जो बुक्स उन्होंने पढ़ी हैं, उसी की बार बार रिवीजन करते रहें उसका। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको ये पता चलता है कि आपका वीक जोन कहाँ जा रहा है। जी मैं जब तैयारी किया करता था तो मेरा मेन यही फोकस होता था कि मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता था, पेपर लगातार देता था। प्रतियोगिता दर्पण में भी पीछे जो उनके कई सारे अलग अलग एग्जाम्स के पेपर आते हैं उनको मैं देता था, और देकर फिर एनालिसिस इसी चीज का करता था कि किस पोर्शन से मेरे क्वेश्चन अभी भी गलत हो रहे हैं, हम्म, और उसको और कैसे बेहतर तरीके से स्ट्रांग बनाया जा सकता है। तो जिन लोगों की तैयारी उस वक्त बहुत अच्छी हो गई थी, उन लोगों के लिए तो ये बहुत गोल्डन चांस है कि उनको वापस से 1.5 महीने के आसपास ये बोनस टाइम मिला है। तो हम्म, उनको इसका बहुत सदुपयोग करना चाहिए, बार बार रिवीजन करें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। बिल्कुल। जैसे मेंस के एग्जाम की बात करें, क्योंकि अब प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस की कहानी भी स्टार्ट होगी, फिर लोग ढूंढना शुरू करेंगे, किताबों की बातें करेंगे। तो मैं वो सोर्सेज जानना चाहता हूँ। जैसे पहला तरीका है कि हम कोचिंग जाएं और नोट्स बनाएं, ये जनरली लोग करते हैं। और क्या वो दूसरे और तरीके हो सकते हैं जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो ऑनलाइन जैसे यूट्यूब जैसे और अन्य सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं? तो आप जैसे सर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ से आप नोट्स तैयार कर लें, या मैंने इस तरीके से नोट्स तैयार किए? देखिए, मेंस के लिए तो वाकई में एक अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। जी खैर, मैं अभी तो सलाह स्टूडेंट्स को ये दूंगा कि मेंस की टेंशन भी ना ले और हम्म, ना उस बारे में सोचे, ओके क्योंकि कई सारे लोग अभी भी इस डावाडोल स्थिति में हैं कि अभी भी टाइम है तो हम प्री प्लस मेंस पढ़ ले क्या। अभी उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तो उनको पूरी तरह से प्री पे फोकस होकर काम करना चाहिए। पर फिर भी जब वो मेंस के लिए आएंगे तो उनको कुछ बुक्स जो मैं सजेस्ट करूंगा, कि आजकल तो क्या है, कई सारे ऑनलाइन माध्यम भी आ गए हैं पढ़ने के लिए, जैसे जी अनअकैडमी है और भी सारे सोर्सेज हैं। तो यूट्यूब पे कई सारे सेशंस मिल जाते हैं उन लोगों को पढ़ने के लिए।
जी पर अपने सेल्फ स्टडी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ी जा सकती है, महेश वर्णवाल की किताब भूगोल के लिए पढ़ी जा सकती है, लाल एंड लाल अर्थशास्त्र के लिए पढ़ी जा सकती है। जी यूनिक यूनिक की जो एक किताब आती थी, मुझे वो हिस्ट्री के लिए मुझे वो किताब बहुत अच्छी लगी, मतलब मैंने हिस्ट्री वहीं से पढ़ा है, कई सारी चीजें वहां से कवर हो गई है, तो वहां से वो चीजें पढ़ी जा सकती है। पर फिर भी मैं यही सजेशन दूंगा अभी तो कि वर्तमान में तो पूरी तरह से प्री से ओरिएंटेड रहे, प्री के प्रति फोकस रहकर पढ़ाई करें। मेंस के लिए अभी इनको एग्जाम के बाद फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे अभी एग्जाम हॉल में हम ये जाएंगे जुलाई में, 25 जुलाई को एग्जाम देने जाएंगे भी, तो कुछ जो नए होते हैं जिनका ग्रेजुएशन हुए समय भी हो गया है और फिर पहली बार एग्जाम देने को मिलता है, वो भी पीएससी जैसे एग्जाम जो उनके लाइफ चेंज कर सकता है, उसके लिए वो जा रहे हैं, तो बहुत सारा एक प्रेशर होता है दिमाग में, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और तमाम लोगों के लिए वो एक्सपीरियंस नया होता है कि हमें वहां जाके गोले भरने हैं, रोल नंबर भरना है। तो वो जो एग्जाम हॉल का जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रखें, किस तरीके से तैयार होके जाए? वाकई एग्जाम हॉल का जो प्रेशर रहता है वो एक फ्रेशर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा रहता है, पर कई सारे लोग ऐसे रहते हैं जो उस हड़बड़ाहट में, उस घबराहट में गोले ही गलत भर देते हैं, जैसे कि आप बता रहे हो एमआर शीट में रोल जी नंबर के ही वो गोले गलत भर देते हैं। कई जी सारे लोगों की आदत रहती है कि वो पूरे 100 क्वेश्चन पहले पेपर पे सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इकट्ठे 100 क्वेश्चन की ओएमआर शीट को भरना शुरू करते हैं, तो उसमें उनको कंफ्यूजन हो जाता है, उसमें वो ऊपर नीचे कर देते हैं। वो प्री में एक एक नंबर मायने रखता है, हर एक क्वेश्चन प्री में मायने रखता है। प्रीलिम्स में ये चीज बहुत मायने रखती है कि आपको जो आता हो वो तो आपने गलत किया ही ना हो, प्लस आप उन चीजों को सही करें जो बाकी लोगों की संभावना कम है कि वो सही कर पाएंगे। हम्म, और इन सबके होने के बाद भी ये बहुत जरूरी होता है कि आपसे कोई ऐसी ब्लंडर मिस्टेक ना हो जाए कि आपने जो सही कर लिया है उसका भी आपने 5वें नंबर में सी आना था, आपने गलती से डी भर दिया और 6वें नंबर में ए भर दिया। तो ये एक बहुत ध्यान रखने लायक चीज है। तो इसके लिए मैं सजेशन दूंगा लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं और जो एग्जाम देंगे, कि जी आपने जैसे मान लो पहला पेज उठाया किसी भी पेपर का, अब आप पहले टर्न में ये कर लीजिए कि जो आपको 100% श्योर है, अब 100% उसके लिए श्योर है कि ये वाले क्वेश्चन मैं सही कर रहा हूँ, ये मुझे आता ही है पक्का। पहले अटेम्प्ट में आप उन क्वेश्चंस को करते चलिए और साथ साथ में उनके ओएमआर भी भरते चलिए। ओएमआर में जब आप उनके गोले भरते चलेंगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में इकट्ठा कि कैसे करें। दूसरी चीज, 2 घंटे पहले पेपर के लिए पर्याप्त होते हैं, कहीं से कहीं तक उसमें कोई कम नहीं पड़ता। कई लोगों को हड़बड़ी जल्दी सोल्व कर ले, कहीं टाइम कम ना पड़ जाए, तो टाइम कम नहीं पड़ता उसमें। जी अगर आप एक स्पीड लेके चलते हैं तो पहली बार में आप ऐसा करें कि जो आप 100% है वो कर लें, फिर आप दोबारा से थोड़ा सा पानी वानी पी के रिलैक्स होके शुरू करें अपना दूसरा टर्न, और दूसरे टर्न में आप वो करके चलिए जो आपको 50-50 पता है या 50 प्लस जा रहा है, जी आप उनको सोल्व करिए। और आखिरी में जब आप क्वेश्चन बच जाते हैं तब आप उनमें ध्यान रखिए, तब आप उसमें दिमाग लगाइए कि अब इसमें क्या हो सकता है। तो ये करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए लोगों को। ये तनाव को हैंडल करने में बहुत जरूरी होगा, और तनाव को हैंडल करने के लिए बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर सोल्व करें, क्योंकि जितना टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे उतना इजी रहेगा। मैं 2013 पीएससी की प्रीलिम्स की बात बताता हूँ जी कि मैंने जब पहला पेज खोला तो पहले पेज में पहले 6 क्वेश्चन में से मुझे ऐसा लग रहा है केवल एक ही क्वेश्चन जाना पहचाना लग रहा है। जी तो मैंने वहीं से तुरंत अपना दिमाग लाया कि यार 6 में से एक, यानी यार 20-25 क्वेश्चन बन पा रहे हैं केवल बस। तो थोड़ा जी सा घबराहट सी हुई कि जी इतना सब कुछ पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है सब कुछ, फिर क्या हुआ? फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुए, पानी वानी पिया, पलट के देखा, अगले पेज के सारे 6 आते थे। ओहो तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि आपको शुरुआत बहुत अच्छी हो, क्योंकि जी सेट आते हैं तो उसमें क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग हर सेट में रहता है। जी तो धैर्य से यदि काम करेंगे, पहले 2-3 क्वेश्चन को देख के पूरे पेपर को जज ना करें, तो बहुत अच्छे से प्रीलिम्स कवर कर पाएंगे। ग्रेट ग्रेट क्योंकि पूरी तरह से तनाव को हैंडल करने का ही गेम है। आप जितना ज्यादा अपने तनाव को हैंडल कर लेंगे, जितना ज्यादा अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करके करते चलेंगे। कई बार इजी क्वेश्चन के साथ यही प्रॉब्लम हो जाती है जी कि आपने देखा पहले 6 बन रहे हैं, अरे ये तो आते थे, ये तो वहां पढ़ लिए थे, और उसी में बस लग रहा है कि हाँ इजी पेपर है, और फिर हम गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं, पता ही नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार भारी पड़ जाता है। तो जी दोनों चीजों को संभाल के चले, बैलेंस करके चले। ग्रेट ग्रेट। जैसे बात करें कि
जैसे आप कांस्टेबल का भी जब आपने एग्जाम दिया, फिर उसके बाद बैंकिंग आपने स्किप कर दिया, फिर आप डीएसपी, तो मतलब ये डेस्टिनी था या आपने सोच रखा था मुझे यूनिफॉर्म जॉब ही लेना है? देखिए, यूनिफॉर्म जॉब के लिए तो मैं काफी आकर्षित था पहले से ही। मतलब कांस्टेबल मैंने 2 बार दिया, उसके बाद एक और बार दिया मैंने। ओके। उसमें भी रिटर्न क्वालिफाई हुआ, तो पर रनिंग किस कारणों से, क्या रनिंग की प्रैक्टिस मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरी साथ साथ में पीएससी की भी तैयारी चलती थी। जी। और हमेशा ये होता था कि जब भी फिजिकल हो रहा है उसके आसपास इसका या तो प्री रहता था या मेंस रहता था, तो आखिर के 7-8 दिन प्रैक्टिस करके और रनिंग करने चले जाया करते थे। जी, और अच्छा खासा पैमाना होता है उनका सिलेक्ट करने का, 2 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर। तो वो इतना ईजी नहीं होता, सुनने में जितना आसान लगता है, बिल्कुल। करने में उतना आसान लगता नहीं है। उसके बाद 2 बार मैं सब इंस्पेक्टर भी दिया, तो उसमें भी मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ, पर वही रनिंग नहीं हो पाया। तो उस वक्त सोच लिया था कि अब यूनिफॉर्म के लिए लग गए हैं तो डीएसपी तो बनना है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, सुनने में वो एक फिल्मी स्टोरी टाइप लगेगी, नहीं, नहीं, बट प्लीज़। लाल लाल परेड ग्राउंड भोपाल में मैं दूसरी बार सब इंस्पेक्टर के लिए गया था। और मैं डिस्क्वालीफाई हुआ रनिंग में वापस से। 2 मिनट 45 सेकंड में क्वालीफाई करना था 800 मीटर, और 2 मिनट 51 सेकंड में मैं क्वालीफाई कर पाया। तो मैं वहाँ ऐसा होता है कि जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं रनिंग में, उनको इंटरव्यू के लिए दूसरे तरफ बुला लिया जाता है, और जो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उनको पीछे वाले गेट से बाहर कर दिया जाता है ओके। कि अब वहां से आप बाहर चले जाइए। तो जब मैं बाहर निकल रहा था तो वहां पर 2 कांस्टेबल, संभवतः कांस्टेबल ही होंगे, मैं बहुत ध्यान से उनकी रैंक देख नहीं पाया, उस वक्त ज्यादा समझते भी नहीं थे इन चीजों के बारे में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, डिस्क्वालीफाई हो गए? तो मैंने हाँ डिस्क्वालीफाई हुए, तभी यहाँ इस वाले गेट से निकल रहे हैं। तो बोले चलो कोई बात नहीं, अगली बार तैयारी करना फिर आना। मैंने कहा नहीं, अब अगली बार तैयारी तो करूंगा, आऊंगा भी, पर हाँ, अगली बार सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं आऊंगा, मैं डेफिनेटली डीएसपी बन के आऊंगा। डीएसपी बन के आऊँ। और मैंने उस मैदान में, मतलब एक तरह से देखा जाए तो चैलेंज किया था उस मैदान को, कि मैं अब अगली बार आऊंगा तो मैं डीएसपी बन के आऊंगा। और अभी कुछ समय पहले की बात है, हम 26 जनवरी के बाद रिट्रीट सेरेमनी होती है 29 जनवरी को लाल जी, परेड ग्राउंड पे। जी। मैं उस ग्राउंड में जब जा रहा था डीएसपी सिलेक्ट होने के बाद, तो मेरे लिए वो वाकई में एक भावुक मोमेंट भी था और गर्व का एक पल भी था। ग्रेट, ग्रेट। अभी जैसे आप फील्ड में जैसे काम कर रहे हैं, अलग-अलग एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं, क्योंकि अभी तो क्या बहुत सारे, वैसे तो पुलिसिंग के अलावा भी क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदारी है, पैंडेमिक सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा भी आपके और भी सारे काम हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर के अलावा और क्या-क्या जो विभागीय काम हैं जो आपको सौंपे गए? अभी पिछले लगभग 1 से 1.5 साल से, तो जब से ये महामारी आई है, जी, अभी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाना, जी, जो शासन के दिशा निर्देश लगातार आ रहे हैं, उनको पालन करवाना रहता है। मेनली पुलिस का इसमें कई सारे रूप भी देखे गए हैं, जी, जिसे पुलिस ने मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए बियॉन्ड द लाइन जाके भी लोगों की हेल्प की है। मतलब जो काम पुलिस का बेसिकली नहीं होता है, उन जी, कामों को भी पुलिस ने किया है। और न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश की पुलिस ने इसमें काम किया है। कई सारे पुलिस के साथी इसमें संक्रमित भी हुए हैं, उनके परिवार संक्रमित हुए हैं। कई सारे हमारे साथी, इन्होंने हमारी शहादत भी दी है इस दौरान। तो अभी तो पिछले 1 डेढ़ साल से तो लगभग कोरोना से ही जूझ रही है पुलिस, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सावधान करने का प्रयास कर रही है, उनको समझाइश देने का प्रयास कर रही है। पर बीच-बीच में कई सारे क्राइम भी होते रहते हैं, चोरियाँ लगातार होती रहती है, और भी कई सारे क्राइम होते रहते हैं, तो उनसे भी पुलिस लगातार डील करती रहती है। जैसे पुलिसिंग के लॉ एंड ऑर्डर या क्राइम को कंट्रोल करने का काम तो है ही, लेकिन जैसा बदलते समाज को, हम एक सोसाइटी को देख रहे हैं और उसके गवाह बन रहे हैं, ऐसी कई परिस्थितियां हमेशा आती रहती हैं जहां हमें हमारे मानवतावाद वाले पक्ष को आगे रखना पड़ता है, ह्यूमैनिटी वाले पार्ट को आगे रखना पड़ता है और कहीं ना कहीं सेवा करनी पड़ती है। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस कई बार देखे हैं कि पुलिसमैन जो है किसी व्यक्ति की डेड बॉडी को जो है नाले से निकाल रहे हैं, एक्सीडेंट के बाद बहुत सारी मशक्कत करने के बाद उन डेड बॉडीज को बाहर निकाला जाता है, या चौराहे पर खड़े होकर राशन बांट रहे हैं, खिचड़ी बांट रहे हैं। ऐसे तमाम स्वरूप पुलिस के दिखे हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए एक सेपरेट विंग जो है पुलिस की तरफ से तैयार की जानी चाहिए? देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए पुलिस का हर एक व्यक्ति काम कर रहा है। हर स्तर पर इसमें प्रयास हो रहे हैं। इवन थाना स्तर पर
वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर इस पे लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। कम्युनिटी से जुड़कर पुलिस लगातार काम कर रही है और पिछले कुछ सालों में तो इसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को आया है। जी, लोग खुलकर पुलिस की हेल्प करते हैं और खुलकर पुलिस से बात करते हैं। जी, जो अंग्रेजी शासन की जो पुलिस हुआ करती थी, उस पुलिस के रूप को बदला जा रहा है और इसमें तमाम एक कांस्टेबल से लेके हमारे वरिष्ठ अधिकारियों तक सब लगे हुए रहते हैं। वो लगातार पब्लिक से बातचीत करते रहते हैं, उनकी अपेक्षाओं से बात करते हैं कि आखिर उनकी पुलिस से क्या अपेक्षाएँ हैं और जी, उस बारे में काम करते हैं। और इन सब में कोरोना महामारी के दौरान किया गया जो कार्य है पुलिस का, जो सामुदायिक पुलिसिंग के तहत किया गया था, मैंने कई बार देखा है, मतलब हम लोगों ने लॉकडाउन में ड्यूटी की थी तब देखा है कि लोग खुद आ रहे हैं पुलिस के साथ। उस लॉकडाउन में भी लोग आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं पुलिस से कि हम आपके साथ जाकर समाज सेवा करना चाहते हैं। जब मज़दूर लगातार जा रहे थे पिछले लॉकडाउन में, कोई जी, पैदल जा रहा था, कोई कैसे जा रहा था, तो उनके लिए भोजन-पानी की व्यवस्थाएँ करवाना, कई सारी चीज़ें, उनको जूते-चप्पल पहनाना, ये पुलिस ने अपने स्तर पर किया है और समाज के सहयोग से किया है। तो इस दिशा में लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं और किए भी जा रहे हैं और पुलिस का हर व्यक्ति इसके लिए कमिटेड है। ग्रेट। बहुत मजा आया सर आपसे बात करके, आपने कीमती समय दिया। अब मैं फाइनल वर्ड्स आपसे चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं 25 जुलाई। स्टूडेंट्स को तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज से 4-5 साल पहले जब पलट के देखता हूँ अपनी ज़िंदगी को, जी, तो मैं भी इसी हालत में हुआ करता था कि जब बनेंगे तब कैसा लगेगा। तो वाक़ई में आप लोगों को मैं यही सजेशन देना चाहूँगा और आप लोगों को मोटिवेशन के लिए बहुत बड़ी बात रहेगी कि पूरी हिम्मत से जुटे रहिए, प्रयास करते रहिए लगातार। वाक़ई में ज़िंदगी आपको बहुत कुछ मौके देती है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप वो सब अपना सपना भी हासिल करते हैं और साथ ही साथ समाज भी आपसे कई सारी अपेक्षाएँ रखता है। लोग आपसे कई सारी अपेक्षाएँ रखते हैं। आपके आपका जो परिवार है, आपका परिवार आपसे संतुष्ट रहता है और हर कोई आप पे गर्व महसूस करता है। तो वो पल इतना यादगार होता है, वो सब इतना अच्छा होता है कि जिसकी आप कल्पना कर भी नहीं सकते हैं उस वक़्त रहकर। तो बहुत अच्छा समय होता है और यदि इतना अच्छा सब कुछ आगे मिलने वाला है, तो उसके लिए यदि आपको कुछ दिनों में संघर्ष करना पड़े, आपको कुछ सैक्रिफ़ाइस करना पड़े अभी इस वक़्त पे, आपको कई सारी चीज़ों को यदि त्यागना भी पड़े, तो आप उसको करने के लिए झिझकिएगा नहीं, पूरी तरह से प्रयास करिए। अभी आपका एकमात्र टारगेट होना चाहिए, जैसे कई सारे लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ाई कर लें, तो जी, उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोई एक फ़िक्स टाइम बाउंडेशन नहीं है। बस यही कहूँगा कि कोई भी समय आपका जाया ना जाए, आप वेस्ट ना करें किसी टाइम को। और जो भी टाइम आपको मिल रहा है, आज आपके लिए पढ़ाई ही सब कुछ है, उसी के दम पर आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में आगे। तो उसको पूरी तरह से फ़ोकस करके काम करें और पहला टारगेट उसके लिए आपका प्री है, जो आपके लिए दरवाज़े खोलेगा आगे के लिए। और इस प्रेशर को हैंडल करते हुए काम करें, क्योंकि जब आप जॉब में भी आ जाएँगे, किसी भी शासकीय सेवा में जाएँगे, तो वहाँ भी आपको यही सारी चीज़ें फेस करना है। आपको कई तरह की, जैसे अभी पुलिस कोरोना महामारी में ये चीज़ें फेस कर रही है। जी, कि आखिर ये एक ऐसी महामारी थी जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, कोई आइडिया ही एसओपी नहीं नहीं था। थी कि जी, इसको कैसे फेस करें। तो आपको कई सारे इन्वेंशन इसमें करना पड़ेंगे, आपको कई नए तरीके ईज़ाद करना पड़ेंगे, कई सारी चीज़ें फेस करना पड़ेगी, खुद को बचाते हुए, परिवार को बचाते हुए, पब्लिक के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये सब आदत आपकी तब से डल जाएगी जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल। धैर्य बनाए रखिए, मेहनत करिए और खूब जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए और नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए और जी, अच्छे से पढ़ाई करिए, बस यही मेरा आखिरी मैसेज है सभी लोगों के लिए। ग्रेट। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनअकैडमी आपके संघर्ष को सलाम करती है। जो मेहनत आपने की, जो चीज़ें आपने की, जो डिसीज़न्स आपने लिए, उन सभी डिसीज़न्स ने, मेहनत ने आपको यहाँ तक पहुँचाया और हमारे साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी सुरक्षित रहिए। थैंक यू। थैंक यू सर।